नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। आदिवासी समुदाय में तो उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा भी कहते हैं, यानी पृथ्वी के पिता। बिल्कुल, धरती आबा। हमारे पास कई लेख और जानकारियां हैं और हमारा मकसद है कि बिरसा मुंडा की जिंदगी, उनका जो संघर्ष रहा, खासकर उलगुलान आंदोलन और उनकी जो विरासत है, उसके अहम पहलुओं को समझें। जी हाँ, बिरसा मुंडा का जन्म, जैसा आपने कहा, 15 नवंबर 1875 को हुआ था, झारखंड के उलिहातू गांव में। मुंडा जनजाति से थे वो। और वो दौर कैसा था, मतलब क्या चुनौतियां थी उनके सामने? हाँ, देखिए, चुनौतियां बहुत थीं। अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थीं वो आदिवासियों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही थीं। नुकसानदेह? जी किस तरह से? कोई खास नीतियां थी? हाँ, खास तौर पे एक था 1882 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस कानून ने क्या किया कि जंगल पर जो आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार थे वो काफी हद तक छीन लिए। अच्छा। तो उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उस पे सीधी चोट पड़ी। और साथ में वो जमींदारी प्रथा थी, उसने तो उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल करने का काम और तेज कर दिया। मतलब जल, जंगल, जमीन, सब पर उनका हक छीना जा रहा था एक तरह से। तो ये तो हुआ बाहरी शोषण, पर क्या आदिवासी समाज के अंदर भी कुछ दिक्कतें थीं जिनसे बिरसा मुंडा को जूझना पड़ा? हाँ, बिल्कुल थी। उस समय आदिवासी समाज में भी कुछ अंधविश्वास थे जो काफी गहरे बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ वो ईसाई मिशनरियों का भी काफी दबाव था धर्म बदलने का। अच्छा। तो बिरसा ने इन बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्मों को भी पढ़ा, समझा, लेकिन उनकी जो जड़ें थीं वो अपनी आदिवासी संस्कृति में ही रहीं। तो इतनी सारी मुश्किलें, इसका सामना करने के लिए बिरसा ने क्या रास्ता अपनाया? लोगों को जोड़ा कैसे उन्होंने? उनकी जो रणनीति थी वो कई स्तरों पर थी और काफी दूर की सोच वाली थी। बिरसा समझ गए थे कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई काफी नहीं होगी, तो उन्होंने 3 लेवल पर काम किया। पहला, सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर पर क्या किया? उन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई, साफ सफाई, शिक्षा, आपसी सहयोग, इन सब बातों पर जोर दिया। और यहीं पर वो 1895 में बिरसाइत पंथ की शुरुआत भी हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, बिरसाइत पंथ ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं था। इसमें प्रकृति पूजा थी, एकेश्वरवाद था, अच्छा आचरण, ये सब तो था ही। हाँ। लेकिन ये असल में आदिवासी पहचान को मजबूत करने और जो बाहरी सांस्कृतिक असर थे, खासकर मिशनरियों के, उनके खिलाफ एक तरह की ढाल भी था। ये उनकी सांस्कृतिक और कुछ हद तक राजनीतिक आजादी का भी प्रतीक बन गया। सामाजिक सुधार तो ठीक है, पर क्या सिर्फ इनसे वो अंग्रेजों और जमींदारों का जो आर्थिक शिकंजा था वो ढीला पड़ता? नहीं, और बिरसा ये जानते थे, इसीलिए उनका दूसरा मोर्चा था आर्थिक स्तर पर। उन्होंने जमींदारों और जागीरदारों के शोषण के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। खासकर वो बेगारी प्रथा थी ना। हाँ, बिना मजदूरी के काम करवाना। बिल्कुल, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। ये सीधे सीधे आर्थिक आजादी की लड़ाई थी। और तीसरा स्तर फिर राजनीतिक था? जी हाँ, राजनीतिक स्तर। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों और नीतियों का खुलकर विरोध किया और आदिवासियों को उनके राजनीतिक हकों के बारे में जगाया, जागरूक किया। यहीं से उनके उलगुलान यानी महाविद्रोह की जमीन तैयार हुई। उलगुलान? हाँ, और नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज। हमारा देश हमारा राज। बिल्कुल, हमारा देश हमारा राज। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि जमींदारों और मिशनरियों के गठजोड़ के खिलाफ भी था। ये उलगुलान शब्द ही कितना दमदार है। इस महाविद्रोह में हुआ क्या था? ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। हजारों आदिवासी इसमें शामिल हुए। 1897 से 1900 के बीच अंग्रेजों से सीधी लड़ाइयां हुई। जैसे 1897 में तंगा नदी के किनारे अंग्रेजी सेना को हराया भी था। अच्छा। लेकिन फिर जनवरी 1900 में दोम्बारी बुरु पहाड़ी पर जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। वहां आदिवासी शांति से सभा कर रहे थे और अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। ओ, सैकड़ों लोग। इसे तो कई लोग झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं शायद। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं। बहुत बड़ा बलिदान था वो। दोम्बारी बुरू, ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिरसा मुंडा का क्या हुआ फिर? बिरसा को पहली बार तो 1895 में पकड़ा गया था, पर वो 1897 में छूट गए। लेकिन उनका असर इतना बढ़ रहा था कि अंग्रेज सरकार बहुत घबरा गई थी। उन पर 500 रुपए का इनाम रख दिया। 500 रुपए का इनाम? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम। आखिरकार 3 मार्च 1900 को उन्हें चक्रधरपुर के जंगल से
धोखे से पकड़वा दिया गया। धोखे से? और फिर? उन्हें रांची जेल ले जाया गया और वहीं 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। सिर्फ 25 साल? हाँ, सरकारी रिपोर्ट में तो कारण हैजा बताया गया, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं और कई स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि उन्हें शायद धीमा जहर दिया गया था। सिर्फ 25 साल और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आंदोलन, इतना गहरा असर छोड़ जाना, यकीन नहीं होता। क्या उनके इस बलिदान का कोई नतीजा निकला, कुछ ठोस? हाँ, बिल्कुल। उनका आंदोलन, उनका बलिदान बेकार नहीं गया। अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बना और उन्हें आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए कानून बनाना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसे CNT एक्ट कहते हैं, वो पास हुआ। अच्छा, CNT एक्ट। हाँ, इसका मकसद यही था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के पास ना जाए। ये कानून आज भी लागू है और आदिवासी अधिकारों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके आंदोलन की। और आज उनकी विरासत किस तरह से जिंदा है? आज भी आदिवासी समुदाय उन्हें भगवान की तरह पूजता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है और अब तो पूरे भारत में इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये तो अब राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। बिल्कुल। रांची में एयरपोर्ट, सेंट्रल जेल सब उनके नाम पर हैं और जिस पुरानी जेल में उन्हें रखा गया था उसे अब भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय बना दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो। उनकी समाधि रांची में है और उनकी मूर्ति भारतीय संसद में भी लगी हुई है। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वो एक समाज सुधारक थे, एक दूर की सोचने वाले नेता थे जिन्होंने आदिवासी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके जल जंगल जमीन के हक के लिए अपनी जान दे दी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था, जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय के अधिकार का संघर्ष, क्या आज के समय में जब हम पर्यावरण बचाने और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की इतनी बात करते हैं, ये संघर्ष पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है ये।